नमस्कार मित्रों, दोस्तलाजी भी ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आज आपके साथ एक सामाजिक विषय पर चर्चा करूंगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक असमानता, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक सार्वभौमिक मुद्दा है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का मुद्दा है। वास्तव में देखा जाए तो लैंगिक असमानता जो है समाज का एक शर्मनाक पहलू है। जनसंख्या अध्ययन में जब हम देश की जनसंख्या में लिंगानुपात का अध्ययन करते हैं तो ये तथ्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि लिंग संरचना के अर्थ में जो अगर हम देखें तो किसी जनसंख्या में स्त्री पुरुष का संगठन, इसकी माप लिंगानुपात या यौन अनुपात द्वारा की जाती है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक है। अब अगर भारत की जनसंख्या हम देखें, 1901 की जनगणना जो हुई थी हमारे यहाँ, उस वक्त 1000 पुरुषों पे 972 महिलाएं थी। उस वक्त भी पूरा 100% नहीं था, 1000 पे 972। फिर इसमें शनय शनय बदलाव आता गया। 1911 में 964 हो गया, 1921 में 955, 1931 में 950, 1941 में तो 945 पे आ गया, और 1961 में 941, 1971 में बहुत ही शर्मनाक 930 पहुंच गया था, और 1991 सबसे कम है अभी तक का 927। लेकिन इसके बाद शनय शनय वृद्धि हुई और 2011 की जो जनगणना है उसमें 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं। हालांकि अभी सेक्स रेशो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम देखें तो अभी भी महिला और पुरुष के बीच में लिंगानुपात है। लैंगिक असमानता या लैंगिक विषमता का अगर हम देखें अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य है लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ किए जाने वाला भेदभाव। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। महिला घर समाज दोनों जगह शोषित, अपमानित और भेदभाव से पीड़ित है। ये वास्तव में हमारे यहाँ जेंडर जो है, लिंग और जेंडर एक शब्दावली है। लिंग जो है सामाजिक सांस्कृतिक शब्दावली है। सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुए समाज में से पुरुष और महिला के कार्य और व्यवहार के रूप में शब्द परिभाषित करता है। जब हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखते हैं, लिंग से तात्पर्य यह है समाज में पुरुष और महिलाओं के कार्य और व्यवहारों को यह शब्द परिभाषित करता है। जबकि यौन जो है, सेक्स शब्द जो है आदमी और औरत, मेल और फीमेल को परिभाषित करता है। एक जैविक या शारीरिक घटना है ये। यौन सेक्स जो है जैविक या शारीरिक घटना है। लिंग या जेंडर जो है सामाजिक घटना है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। इसलिए देखिए, दोनों का अलग अलग अर्थ बताया गया है। प्राचीन काल में पुरुष में को महिला से श्रेष्ठ माना जाता रहा, अर्थात लिंग मानव निर्मित सिद्धांत है, जबकि सेक्स जो है मानव की प्राकृतिक या जैव की विशेषता है। अब समान तौर पे अगर हम देखें समानतः, लिंग असमानता से तात्पर्य क्या है? लिंग के आधार पर महिला के साथ भेदभाव करना, घर और समाज में महिला के साथ शोषण, अपमान और भेदभाव करना। वैश्विक लैंगिक अंतराल में अगर हम देखें तो आज भारत की स्थिति 153 देशों में भारत का 112वां स्थान है। ये अपने आप में बता रहा है कि हमारे यहाँ कितनी असमानता है। अब इसके कोई भी क्षेत्र आप देखिए, लैंगिक असमानता आपको हर क्षेत्र में मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में सामान्यतः आप देखिए, घर के जितने भी काम हैं वो महिलाओं के अनुकूल रहते हैं। घर के बाहर के मुख्य कार्य पुरुषों के, घर के सारी जिम्मेदारी, घर के काम का उनको पारिश्रमिक नहीं मिलता। महिलाओं को किसी भी सामाजिक मुद्दे में अपनी राय रखने की जिम्मेदारी नहीं है, वो अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकती। न्यूनतम संख्या लैंगिक असमानता है। आप देखें जितने भी महिला संगठन है उनकी संख्या भी बहुत कम है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट बताती है कि आज भी दुनिया की 98% पूंजी पे पुरुषों का कब्जा है, और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर होने में अभी भी 1000 साल से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था सभी जगह है। जब हम समाज में पूंजी की बात करते हैं तो सामान्यतः पितृसत्तात्मक समाज में यह पूंजी पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों को ही पुत्राधिकार के रूप में मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी, बशर्ते कि उत्तराधिकार कानून में बराबरी के आधार पर आमूल चूल परिवर्तन न हो जाए। अब आर्थिक क्षेत्र में देखिए, आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत महिला पुरुष के पारिश्रमिक में अंतर है। आज भी भेदभाव किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रायः महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष कम वेतन दिया जाता है।
रोजगार के अवसर भी जो हैं उसमें पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को नहीं दी जाती है। उत्पादन के साधनों पे पुरुषों का कानून के माध्यम से स्वामित्व है। आप देखेंगे हर जगह पुरुषों का ही स्वामित्व है। एक दो घराने आपको भले ही मिल जाएं कि नीता अंबानी है, अदरवाइज सारे औद्योगिक घराने जो हैं पुरुषों के ही हैं। राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता स्वतंत्रता महिलाओं को आज भी नहीं है। पंचायती राज में अवध 73वां जो संशोधन हुआ था संविधान का, उसके तहत पहले 33% था, जैसे राज्यों ने 50% महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए। लेकिन वहां भी अगर आप देखें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है, लेकिन महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। वो सरपंच बन जाती हैं, जनपद अध्यक्ष बन जाती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाती हैं, पार्षद बन जाती हैं, महापौर बन जाती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके सारे क्रियाकलाप जो उनके पतिदेव भाई पिता ही संचालित करते हैं। अभी आप देखिएगा जब भी चुनाव होते हैं, पंचायती राज के चुनाव हो या नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव हो, नगरीय निकाय के, उसमें अगर कहीं पे आरक्षण हुआ महिला पद महिला के लिए, पार्षद पद महिला के लिए, जनपद अध्यक्ष पद महिला के लिए, जिला पंचायत महिला के लिए, अगर कोई महिला चुनाव लड़ रही है तो उसका विज्ञापन, उसकी कैनवासिंग मालूम कैसे होती है? पोस्टर जो बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं। मान लीजिए कोई रेखा नाम की लड़की या प्रिया नाम की लड़की या पद्मा नाम की लड़की अगर चुनाव लड़ रही है, उसके नाम के साथ उसके पति का भी नाम लिखा रहता है। रेखा संजय कुशराम लिखा जाएगा, रेखा संजय मरावी लिखा जाएगा, राखी मनोज विश्वकर्मा लिखा जाएगा, राखी संजय गुप्ता लिखा जाएगा, प्रियंका शिव लिखा जाएगा। ये अलग अलग प्रकार से नाम ऐसे दिए जाते हैं। अब इसमें पहला नाम तो महिला का रहता है जो कि चुनावी उम्मीदवार है, लेकिन बाद का दूसरा नाम उसके पति पिता या भाई का होता है और उसके माध्यम से प्रत्याशी को बताया जाता है कि समाज में ये मतलब वहां पे प्रत्याशी का महत्व कम हो जाता है, उसके पति पिता का महत्व ज्यादा दिया जाता है। तो इसमें आप बता सकते हैं कैसे सुरक्षा मिली। दूसरी चीज, लोकसभा विधानसभा में जो महिला आरक्षण का बिल है, लंबा समय निकल गया, 2-3 लोकसभा समाप्त हो चुकी हैं उनका कार्यकाल, लेकिन अभी तक उस पर निर्णय नहीं हुआ। अब वैज्ञानिक क्षेत्र, अगर साइंस का क्षेत्र देखें, विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियां एमएससी करती हैं, रिसर्च करती हैं, लेकिन वैज्ञानिक के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाती। उनको वहां शादी हो जाती है, उनको छोड़ना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप में पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वो विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आ पाती। एक ऐसा अनुमान है कि अगर 10 वैज्ञानिक किसी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी समूह में 10 वैज्ञानिकों का समूह है, उसमें बमुश्किल 1 या 2 महिला वैज्ञानिक होती हैं। मनोरंजन का क्षेत्र हम सभी जानते हैं कि कितना शोषण होता है महिलाओं के साथ में, उनको उतने अधिकार नहीं मिलते। डायरेक्टर जितने भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या मनोरंजन इवेंट्स बनाने वाले, सब एकाधिकार पुरुषों का है। एक और है खेल का क्षेत्र। खेल नैसर्गिक प्रतिभा का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर हम लैंगिक असमानता देखते हैं। भारत की क्रिकेट टीम देखिए आप, पुरुषों की और महिलाओं की। पुरुषों की क्रिकेट टीम के सारे वर्तमान खेलने वाले, T20 वाले, टेस्ट मैच वाले, वनडे वाले, सारे प्लेयर्स के नाम बच्चे को रटे हुए हैं, लेकिन महिला क्रिकेटर के नाम किसी को नहीं याद रहते। महिला क्रिकेटर भी उतना ही अच्छा खेलती, लेकिन उनको उतना इनाम नहीं मिलता, उतना सम्मान नहीं मिलता जितना हमारे यहाँ की विराट कोहली की टीम इंडिया को मिलता है। आप देखेंगे हॉकी में भी देखिए यही हाल है। किसी भी इवेंट्स में देख लीजिए, महिलाओं को वो रिकग्निशन या वो पहचान नहीं मिलती है जो खेलों में पुरुषों को मिलती है। इसकी कुछ विशेषताएं लैंगिक असमानता पे, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे देखें, इनके पीछे मूल कारण क्या है? स्त्री पुरुष में अंतर। हमारे यहाँ जो सामाजिक परिस्थिति, अधिकार, शिक्षा, ये सब असमानता के कारण है। हमने सामाजिक परिस्थिति के आधार पे सोशल स्टेटस में पुरुषों को पितृसत्तात्मकता के कारण उनको ऊपर रखा है, उनको अधिक अधिकार दिए हैं, शैक्षणिक रूप से उनको ज्यादा सुविधाएं दी हैं, वर्ग में विभेद किया है। सामाजिक संगठन के आधार पे आप देखें कि लैंगिक असमानता समाज में वास्तव में प्राणी शास्त्रीय व्यक्तित्व तो है ही, पर्सनालिटी तो है, बायोलॉजिकल फैक्टर तो है, लेकिन सर्वाधिक सामाजिक संगठन के रूप में, सामाजिक संगठन के रूप में हमने बहुत ज्यादा भेदभाव करके रखा है। स्ववास्तविकरण,
समाज में स्वतंत्रता के साथ साथ, फ्रीडम के साथ साथ एक और धारणा है जिसकी सभी को आवश्यकता होती, चाहे वो महिला हो या पुरुष। स्व वास्तविकरण, अपना स्व को, सेल्फ को रिकग्नाइज करना है, उसका वास्तविकरण करने का। लेकिन पुरुषों को तो स्व वास्तविकरण का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को नहीं। इस आधार पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है समाजशास्त्री नजरिए से अगर अपन देखें तो भारत में या विश्व में कहीं भी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक असमानता, उसके पीछे स्टेटस और भूमिका है, परिस्थिति और भूमिका है। क्योंकि जो व्यक्ति की परिस्थिति होती है उसके अनुरूप उसको भूमिका मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ हम देखेंगे, हमने अपने यहाँ परिस्थिति और भूमिका का ऐसा निर्धारण करा है जिसके आधार पर महिलाएं आगे बढ़ ही नहीं पाती। घर के कामों का पूरा बंटवारा जो है, घरेलू कामों का बंटवारा महिलाओं का है। उनके लिए कहा जाता है ये घरेलू काम है, लड़के नहीं करेंगे, लड़कियां ही करेंगी। अब आप इसमें एक और चीज देखिए, आप बहुत बड़ा दोहरा मापदंड है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। घर के काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, ये सामान्य काम है। गार्डनिंग भी आ जाता है, बागवानी भी, पानी देना, पेड़ पौधों को की देखरेख करना, ये सारे काम लड़कियों के जिम्मे हैं। अगर घर के लड़के इन कामों को करते हैं, अगर कोई लड़का घर में खाना बनाता है, झाड़ू पोछा करता है, कपड़े धोता है, तो कहा जाता है, उसको तो उत्साहित किया जाता है कि तुम लड़कियों के काम क्यों कर रहे हो। लेकिन वही लड़का जब अपने जीविकोपार्जन के लिए रेस्टोरेंट में कुक बन जाता है, रेस्टोरेंट चलाने लगता है, लॉन्ड्री खोल लेता है, क्लीनिंग का काम करने लगता है, ये सारे काम जितने कि उसको आय होने लगती है, तो परिवार और समाज उस लड़की की बढ़ाई करते हैं, बोले बहुत बढ़िया काम करा। अब आप सोचिए कितना भेदभाव है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जब वो परिवार में करता है, परिवार की आवश्यकता के अनुरूप करता है, अपने बहन की, अपने माँ की मदद करता है, पत्नी की मदद करता है, तो कहा जाता है कि तुम लड़कियों से काम कर रहे हो। लेकिन जब जीविकोपार्जन के लिए उन्हीं घरेलू कार्यों को जो लड़कियों के लिए निर्धारित हैं उनको वो करता है, तो कहा जाता है कि ये बहुत बढ़िया काम करता है, उसको शाबाशी दी जाती है, उसका उदाहरण दिया जाता है। अब पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा पे विशेष ध्यान जो है जितना लड़कों को दिया जाता है, उसका आधा भी लड़कियों को नहीं मिलता। तो ये देखिए आप, परिस्थिति और भूमिका में संघर्ष करती रहती लड़की। महिलाएं जो हैं ये जेंडर के आधार पे परिवार में देखिए परिस्थिति, अपनी स्टेटस और भूमिका को एक संघर्ष की स्थिति में देखना पड़ता है। आज अगर कोई लड़की बुलेट चलाती है, बुलेट मोटरसाइकिल, तो उसको लोग ऐसे देखते हैं जैसे एलियन आ गया हो। उसको रोका जाता है कि गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, ये तुम्हारा काम नहीं है, बुलेट चलाना लड़कों का काम है। ऐसा क्यों भाई? ये लैंगिक असमानता है ना। सामान्यतः एक साधारण महिला पुत्री, बहन, पत्नी, बहू, माँ, बावर्ची घरेलू कार्यों को तो करने के लिए है, उसकी करता है। लेकिन अगर यहाँ तो उसकी परिस्थिति फिक्स है कि ये घरेलू काम है, आपको कि आपकी भूमिका पुत्री के रूप में है, बहन के रूप में आपको घर के काम करना है, बावर्ची का काम करना है, घरेलू काम करना है, छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करना है, ये आपकी भूमिका में है। लेकिन अगर वही महिला प्रशासनिक अधिकारी बन जाती है, शिक्षक बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है, पॉलिटिशियन, राजनीतिक बन जाती है, तो उसकी परिस्थिति जरूर बदल जाती है। वो घरेलू महिला से डॉक्टर बन गई, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर बन गई, राजनीतिक पॉलिटिशियन बन गई, टीचर बन गई, शिक्षक बन गई, लेकिन उसकी परिस्थिति बन के अनुरूप उसकी भूमिका नहीं बदली जाती। यहाँ अपेक्षा की जाती है उससे कि आप अपने प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करने के बाद में घर में आके घर के जिम्मेदारियां करें। शिक्षिका के रूप में आप शिक्षक के रूप में स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के बाद में घर के काम करें। डॉक्टर अपने हॉस्पिटल या चिकित्सीय सेवा को करने के बाद में घर के काम भी करें। पॉलिटिशियन भी अपने राजनीतिक दायित्वों को पूरा करने के बाद घर में आके घर के घरेलू काम। तो यहाँ देखिए परिस्थिति तो उनकी बदल गई, लेकिन परिस्थिति बदलने के साथ साथ उसकी भूमिका वही रहती है। तो ये जो समाज में जन्म के बाद से ही महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, लैंगिक असमानता हो रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये समाज को लिए कहीं ना कहीं एक घातक है। वास्तव में देखा जाए तो समाज के अंदर जन्म पुरुष का भी होता है, महिला का भी होता है, लेकिन दोनों के पालन पोषण में अंतर आ जाता है। पुरुषों का पालन पोषण का जो ढांचा है, जो संरचना है या ढांचा है, वो मॉडल आप देखिए बदल जाता है। पुरुषों का मॉडल क्या हो जाता है कि पुरुषों का मॉडल वो बनाया जाता है कि ये करता है, क्रिएटर है, उसको एक एक्टिव मॉडल के रूप में ढाला जाता है, उसको विकसित किया जाता है। और वहीं लड़की को
एक भोग्या के रूप में, एक भोक्ता के रूप में, एक निष्क्रिय मॉडल के रूप में डेवलप किया जाता है, विकसित किया। जब आप मॉडल ही गलत रखेंगे तो कैसे क्रिएशन अच्छा होगा। आपने पुरुष को सक्रिय मॉडल के रूप में रखा, एक्टिव मॉडल के रूप में, तो देखिए वो एक्टिव हो जाता है। लड़कियों को आपने निष्क्रिय मॉडल में रखा, भोक्ता के मॉडल में रखा, तो वो उपभोग करने की वस्तु ही बन जाती है, निष्क्रिय मॉडल के रूप में आ जाती है। वास्तव में स्त्री का विकास एक लिंग यानी एक स्त्री के रूप में ही हमारे यहाँ किया जाता है। जब तक हम लिंग के दायरे में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, सामाजिक प्रवेश में नहीं आएंगे, उसके व्यवहार, उसके कार्यों के परिप्रेक्ष्य में उसका विकास नहीं करेंगे, तो ये सारी की सारी कवायद जो है हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की लैंगिक समानता की हम जो बात करते हैं, वो सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। और ये वास्तव में ये व्यक्तिगत नहीं, पूरे समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि समाज में लैंगिक रूप से होने वाले भेदभाव को समाप्त करे, उसको दूर करे और लैंगिक असमानता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने में, क्योंकि 21वीं सदी है, 21वीं सदी में हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम लैंगिक भेदभाव को दूर करें और समाज को एक मान के आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को, मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको अधिक से अधिक लाइक करिए। आपको ऐसे ही नए नए विचारोत्तेजक मुद्दों पे आपके साथ मैं ध्रुव दीक्षित रोज नए नए वीडियो के साथ उपस्थित रहूँगा। आज के लिए इतना ही।